नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूँ सक्षम कड़व। मुकाबला खत्म हुआ तीसरा, और 2-1 से सीरीज में भारत आगे भी बढ़ चुकी है। लेकिन जब से सीरीज शुरू हुई, तब जब इंग्लैंड इंडिया आने वाली थी, तब एक नाम जो चल रहा था बैसबॉल का, कि इंग्लैंड आएगा इंडिया में, बैसबॉल खेला जाएगा और धूम धड़ाके वाली क्रिकेट होगी। लेकिन पहला मुकाबला होता है और तीसरा मुकाबला खत्म होते तक के जमीन आसमान का फर्क हमें पता चला बैसबॉल और जैज बॉल के बीच में। अब आप बोलोगे जैज बॉल क्या है? जैज बॉल वो है जो यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ दिखाया। आज मेरे साथ ज्वाला सर है, जिनको यशस्वी जायसवाल को जिन्होंने बचपन से लेकर आज इस मुकाम पे पहुंचा है कि वो 7 टेस्ट मैचेस में तकरीबन 2 डबल हंड्रेड अब तक के उन्होंने बना चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। और किस तरीके से देख रहे हैं आप ये डबल हंड्रेड को? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। और यस, आई थिंक जो जिस तरीके से इंडिया खेल रही है इस सीरीज में, मच एक्सपेक्टेड कि इंडिया की टीम हमेशा से बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो जिस बिल्कुल। तरीके से रही है, लेकिन आई थिंक जो पहला टेस्ट मैच था उसमें इंग्लैंड ने हमको सरप्राइज जरूर किया था। हम्म। जिस तरीके पहले इनिंग में अच्छा करने के बाद सेकेंड इनिंग में हम उनसे मात खा गए। और कहीं ना कहीं लोग कहने लगे कि इंग्लैंड की जो स्ट्रैटेजी है बैसबॉल की, वो कामयाब रही। लेकिन दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच जिस तरीके से गया और इंडिया ने जीता, तो मुझे लग रहा है कि हम अगेन हमारी टीम ने प्रूव किया कि हम क्यों अपने कंट्री में अजय माने जाते हैं। जहाँ तक बिल्कुल। यश की बात है, तो अगर आप देखेंगे तो उसने पहले टेस्ट मैच में भी रन बनाया, दूसरे टेस्ट मैच में डबल हंड्रेड किया और आज तीसरे टेस्ट मैच में भी उसने डबल हंड्रेड किया। तो मैं टू बी वेरी फ्रैंक आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि जिस तरीके से हम दोनों ने मेहनत किया, स्पेशली जिस तरीके से उसने अपने टैलेंट को अभी जस्टिफाई कर रहा है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन आई एम नॉट सरप्राइज कि जिस तरीके से मैं उसको जानता हूँ, जिस तरीके से मैंने उसको बचपन से देखा है और जिस तरीके से मैंने उसके ऊपर काम किया है, और हमारी पूरी टीम ने काम किया है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के कोचेस ने काम किया है, उसके कुछ पास कोचेस ने काम किया, बीसीसीआई के कोचेस ने काम किया है। तो मैं चूंकि मैं उसके इर्द गिर्द हूँ, मैं सबसे सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो मैंने उसको एज अ कोच, एज अ गार्डियन को देखा है। तो बचपन से जैसे मैं उसको देखते आ रहा हूँ, जब भी वो कोई उसको अपॉर्चुनिटी है तो पहले तो भुनाता है और फिर बाद में उसमें करता है। तो अगर हम यही पैटर्न देखें तो वो हर जगह पे है। जैसे स्कूल क्रिकेट में वो खेला, तो पहले कुछ मैचेस में स्ट्रगल किया एट द बिगनिंग। एक बार तो उसके कोच का फोन आ गया कि सर अगर इसको 1-2 मैच में ये नहीं करता है तो आप सर जरा देख लो उसका। ये 14-15 की बात है, जब वो एक स्कूल की टीम में था। फिर जब मैंने उसको समझाया तो उसने फिर बाद में 21 मैच में 16 सेंचुरीज की वाह। और 5 सेंचुरी इन अ रो था इन गाइल शील्ड। मतलब टूर्नामेंट के वाह। सारे शतक बनाया। फिर सिमिलरली जब अंडर 19 मुंबई के लिए खेला, तो पहला जो 2-3-4 गेम बहुत ऑर्डिनरी था और ड्रॉप भी हो गया था। अंडर 19 मुंबई में तो ड्रॉप हो गया था विनू मंकट ट्रॉफी में, मुझे अच्छी तरीके से याद है। वैसे अंडर 16 में भी वही हुआ था, जब पहला सीजन वो खेल रहा था तो उसने कुछ 9 या 10 इनिंग में एक भी 100 नहीं बनाया। फिर जब नेक्स्ट ईयर खेला तो उसने डबल हंड्रेड किया। फिर अंडर 19 में भी जब उसने बाउंस बैक किया तो उसने डबल हंड्रेड किया। सिमिलर चीज उसका मुंबई के अंडर 23 टीम में भी हुआ था। पहले शुरू में वो खेल रहा था, फिर ऐसा लगा कि ड्रॉप हो जाएगा, फिर उसने एक अच्छी इनिंग खेली। एंड इवन इन रणजी ट्रॉफी में भी वो ड्रॉप हो चुका है। बीच में वो स्टार्ट ऑफ करियर ही वाज ड्रॉप फ्रॉम द मुंबई टीम। एंड सो इन आईपीएल में भी आप देखोगे तो उसको स्टार्ट में बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले और फिर बाद में जब उसको अपॉर्चुनिटीज मिले तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो दैट्स व्हाट आई सेड कि आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि मुझे पता है उसका पैटर्न क्या है। ही टेक्स टाइम और बाद में जब वो टिकता है तो बहुत ही लंबा खेलता है। तो इंडियन टीम में भी आप देखेंगे तो मुझे वही पैटर्न कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो आई एम बिल्कुल। वेरी हैप्पी, लेकिन आई एम नॉट सरप्राइज। थोड़ा मैं आपको पीछे लेकर जाऊंगा। पहला दिन जब आप यशस्वी को मिले, जब वो छोटे से थे, और कुछ वो कहानी भी थी कि वो कई खेल रहे थे, 200 भी उन्होंने बनाया था, लेकिन उनको कंसिस्टेंटली मौका नहीं मिल रहा था। फिर आपने पूछा, तब यशस्वी ने आपको बताया कि मैंने तो 200 भी बनाया हुआ है। तो आप थोड़ा सा सरप्राइज हो गए थे कि मुझे शायद फैसिनेटिंग लगाने के लिए कुछ ऐसा बता रहे। वो भी कुछ कहानी थी, आप ये बताएंगे? बिल्कुल। जब मैं उसको पहली बार देखा था, मुझे याद है अभी भी, दिसंबर था 2013 का दिसंबर था। मैं कहीं से आया था, साउथ अफ्रीका से आया था। और मैं जैसे ही कहीं से आता हूँ तो पहला काम करता हूँ, मैं अपने बच्चों को जाता हूँ क्योंकि मैचेस देखने जाता हूँ, कैंपस ट्रेनिंग
हैं। तो उसी तरीके का एक मैच हमारा आज़ाद मैदान में था और मैच खत्म होने के बाद मैं घर की तरफ जा रहा था। तो चूँकि आज़ाद मैदान में 22 पिचेज़ हैं, अब तो खैर मेट्रो कम हो गए। तो मुझे एक बहुत पुराना दोस्त दिखा मुझे वहाँ पे और मैं उससे मिलने चला गया। और फिर जब ये लड़का नेट में बैटिंग कर रहा था, उसके पहले एक और लड़का नेट में बैटिंग कर रहा था। तो जब वो जब नेट में बैटिंग कर रहा था तो फिर मैंने उसको मेरे फ्रेंड को बोला कि देख थोड़ी देर पहले जो पहले लड़का बैटिंग कर रहा था वो कैसा कंप्लेंट कर रहा था विकेट के बारे में, और अभी जो लड़का ये जो लेफ्टी बैट्समैन बैटिंग कर रहा है बहुत अच्छा खेल रहा है। तो उसने बताया कि ज्वाला सर ये लड़का बहुत ही परेशान है और ये पता नहीं कहाँ से आया है, और अगर आता है हमारे साथ प्रैक्टिस करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको कोई सपोर्ट नहीं मिला तो इसका कुछ तो हो जाएगा, या मुझे बहुत डर लगता है इसके बारे में, क्योंकि वो रोज शाम को उन बड़े लोगों के साथ खेलता था। तो फिर जैसे हमारी बात हुई वैसे ही वो नेट से बाहर निकला और मैंने उसको पूछा कि क्या नाम है बेटा आपका? तो उसने बताया जायसवाल। तो मैंने बोला आप कोई लेवल का क्रिकेट खेले हो क्या? तो उसने बोला कि हाँ सर मैं खेला था और हैरिस शील्ड खेला था। फिर मैंने बोला आप कहाँ रहते हो? तो उसने बताया सर कहीं भी रहता हूँ और फिलहाल मैं इस टेंट में रहता हूँ। तो जब मैंने टेंट सुना तो मुझे थोड़ा-सा सरप्राइज़ हुआ और फिर मैंने बोला एक काम कर, अपना जो भी तेरा कोई पास्ट परफॉर्मेंस वगैरह किया है वो लेके आ, मैं देखूँगा और अगर मुझे लगेगा कि कुछ हो सकता है तो डेफ़िनेटली मैं करूँगा। तो देन वहाँ पे फिर वो मैंने उसको गुरुवार का दिन बताया था, गुरुवार को अपना फ़ाइल लेके आना। फिर अपना फ़ाइल लेके आया, फ़ाइल तो उसके पास था नहीं, एक एक प्लास्टिक के पेपर में थैली में 1-2 न्यूज़पेपर कटिंग्स थे और फिर उसमें वो 200 उसने किया था तो उसमें पेपर में आया था। तो मैं थोड़ा सरप्राइज़ था कि एक लड़का 200 बनाता है और उसको कोई मुंबई की टीम में क्यों नहीं ले रहा है, कोई रिकॉग्नाइज़ेशन क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैंने बोला थोड़ा मुझे बता कि क्या इश्यू क्या है तेरा? तो बोला सर मैं क्रिकेट खेलना और मुझे कोई क्रिकेट खेलने नहीं दे रहा है। तो मैंने बोला ऐसे क्यों खेलने दे रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो वो बताने लगा कि कुछ लोग शायद बोलते हैं कि तू गाँव चले जा, यहाँ पे तेरा कुछ होगा नहीं, और उसके कुछ इश्यूज़ और भी थे कि कुछ लोगों ने उसको थोड़ा-सा मिसगाइड किया था, गलत सर्टिफ़िकेट बना के उसको निकाल दिया। तो वो डरता था। लोग बोलते थे अगर तू ओवर एज है, तेरे को सर्टिफ़िकेट है, तुझे अगर एक तू मैच खेला तो तेरे को लोग बैन कर देंगे। तो फिर मुझे थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग लगा कि लड़का जो अकेला रह रहा है ये सब कैसे कर सकता है। तो देन फिर मैंने सारा जब इंक्वायरी किया तो मुझे पता चला कि इसकी उसमें कोई गलती, जो कोचेज़ जो लोग वहाँ पे थे उन लोगों ने कुछ इस तरह की चीज़ें की साथ। तो ये बड़ा मुश्किल फ़ेज़ था क्योंकि मैं जिनको भी बोलता था कि ये लड़का ऐसा है तो लोग उसको बोलते थे नहीं हम उसको नहीं लेंगे, आप बाकी किसी भी प्लेयर को आप बोल दो हम उसको लेंगे, लेकिन उसको तो फिर और जैसे-जैसे वो चीज़ें बता रहा था मेरे सामने बैठ के, वो सारी चीज़ें ना ऐसी लग रही थी कि मेरी हैं, क्योंकि मैं भी 1995 में मुंबई आया था, गोरखपुर से क्रिकेटर बनने, और शारदाश्रम स्कूल में मैं खेलता था और आचरेकर सर हमारे कोच थे, और जब मैं खेल रहा था तो ये सारे चैलेंजेस मैंने भी झेले थे। और फिर जब ये सब चीज़ें मैं सुन रहा था तो मुझे कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जैसा ही कोई लड़का है और इसको हेल्प की ज़रूरत है। तो देन मुझे लगा कि इसको हेल्प करना चाहिए, इसको बैक करना चाहिए, और फिर मैंने उसको थोड़े दिन ट्रायल पे रखा मेरे साथ मेरे अकेडमी में, जो हमारी अकेडमी है। और उसके बाद मैंने उसको फिर बोला कि अब जा और तू खेल। उसके बाद जो भी होगा मैं, तो उसके बाद 2013 के दिसंबर से लेके उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ही वाज़ स्टेइंग विथ मी, मेरे घर पे रहा है। 9 इयर्स हम दोनों साथ में रहे हैं। मैं मेरे फैमिली के साथ रहे हैं और कभी भी उसको किसी भी तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ा। वो अच्छी प्रैक्टिस कर रहा था, उसको अच्छे बॉलर थे, मैचेस मिलते थे, और मेरे ही इज़ लाइक माय अडॉप्टेड सन। आई हैव हिज़ ऑल राइट्स, और मैंने 2013 से लेके 2022 तक जो भी सब कुछ था वो मैं ही कर रहा था। और आई एम हैप्पी कि जो मैंने मेहनत की और उसने जो मेहनत किया और जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया, उसके पहले या उसके साथ या अभी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, बीसीसीआई, सबका इसमें सहयोग है। तो मुझे लगता है सिलेक्टर्स का सहयोग, ये चीज़ जो हो रही है सबके सबके साथ की वजह से हो रही है। हम लोग जब अब बात कर रहे थे सेकंड क्वेश्चन में, तब आपने एक चीज बताई कि 9 साल वो यशस्वी जायसवाल आपके साथ, आपके एज अ फैमिली पर्सन वो रहे हैं।
और जिस तरीके का विश्वास आपने यशस्वी में दर्शाया, नेट्स में एक रैंडम बंदा खेल रहा था, आपने उनको बाहर निकाला, नेट से बातचीत की, फिर आपको आपने उनको जिस तरीके से आगे लेकर गए, खुद के साथ रखा, ये कहीं ना कहीं आपके भी विश्वास की ये जीत हुई है। पता नहीं, आई डोंट नो, विश्वास की तो ऑफ कोर्स जीत है, लेकिन बिल्कुल। तो कैसा है, जब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं तो लगता है कि सब कुछ सही है। लेकिन जब हम्म। मैं सोचता हूँ, क्योंकि जब मैंने उसको अपने पास लाया था तो हम्म। बहुत ही छोटा था, करीब 11 से 12 साल का था। और तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था, हम्म। फिटनेस वीक था। और चूंकि जैसे मैंने बताया कि लोगों ने उसको बहुत डरा दिया था, कि लोग बोलते हम्म। थे अगर खेलेगा तो तेरे को एमसीए बैन कर देगा और तुझे फिर पुलिस के हवाले कर देंगे लोग। तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था मेरा कि उसके अंदर उसको ट्रस्ट जब डेवलप करना। तो हम्म। जब वो मेरे पास आया तो मैच खेलने के लिए नहीं जाता था। मैं बोलता था जा गाइल शील्ड का मैच है वहाँ पे खेल, तो बोलता था नहीं सर, मैं हम्म। इस साल खेलूंगा, अगले साल खेलूंगा। तो मैं बोलता था क्यों अगले साल खेलेगा, तो बोलता था सर सब लोग बोल रहे हैं कि इस साल खेलोगे तो तुमको बैन कर देंगे। तो मुझे एक दिन बहुत गुस्सा आया, मैं बोला देख तुझे अगर मेरे पास रहना है तो तुझे अब मेरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, अगर तेरे को कुछ भी होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ। हाँ। तो फिर वो मैच खेलने गया और फिर उस मैच में उसने 47 रन किए और 5 विकेट निकाला। तो बोला वाह। कुछ कोई पुलिस पुलिस क्या तेरे को कोई पकड़ा गया, तो बोला कि नहीं हम्म। सर। बोला जा नेक्स्ट मैच और अच्छा। नेक्स्ट मैच में उसने 300 रन किए। तो फिर धीरे धीरे जो ट्रस्ट उसका बिल्ड हुआ अपने ऊपर और अपने और हमारे एफर्ट्स के ऊपर, तो वो एक चीज़ है। और बहुत सारे लोग, जब मैं उसको आया था तो उस टाइम पे आई वॉज नॉट मैरिड, मेरी शादी नहीं, और हम्म। मैं बैचलर था। तो मैं उसको अपने साथ रखता था, दिन रात अपने साथ रखता था। 2013-14 की बात कर रहा हूँ। तो तो फिर लोग मुझे बोलते थे अरे ये किसका लड़का है तू लेके घूम रहा है, तो मैं बोलता था हम्म। मैं लेके मेरा लड़का है, तो बोलते थे तेरा लड़का कैसे हो गया। तो हम्म। दिस थिंग्स मेरे जब मेरे फैमिली मेरे घर वालों को पता चला, क्योंकि मेरी मदर हम्म। तो फैमिली गोरखपुर में रहती है, तो वो लोग मुझे फ़ोन करके समझाते थे, बोलते थे ऐसा मत करो बेटा, किसी और का बच्चा आप क्यों रखे हो आपके घर पे, अगर कल को उसको कुछ हो हम्म। गया या सही बात। कहीं कुछ भी हो गया, कोई भी दुर्घटना हो गई, तो तुमको तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, तुम्हारा भी एज कोई ज़्यादा नहीं है और किसी सही और के बात। बच्चे को कोई पालता है, कि अगर माँ-बाप ज़िंदा है, तो उनको पालने हम्म। दो, तुम क्यों पाल रहे हो उसको? तो इस तरह की चीज़ें मेरे घर में एक आंटी हैं, वो मतलब मेरे साथ बहुत पहले से हैं, मेरे स्ट्रगल टाइम से। वो मुझे बार-बार हम्म। बोलती, ये तुझे रास्ते पे लेके आ जाएगा और ये तेरे लिए बैड लक लेके आएगा। फिर मुझे मेरे हम्म। फ्रेंड्स बोलते थे कि अरे यार ऐसा क्यों कर रहा है तू? और बहुत बार ऐसा होता है कि तुम अच्छा करते हो, आगे जाके वही लोग तुमको तुमको तुम्हारे लिए खराब करते हैं। बहुत सारे कोचेज़ मुझे स्टोरीज़ बताते थे कि कैसे क्रिकेटर्स लोग कोचेज़ के पास जाते हैं, उनको यूज़ करते हैं, उनसे कोचिंग लेते हैं, उनका टाइम आता है तो वो भूल जाते हैं कि मेरे कोच कौन थे, किसी और का नाम ले। हम्म। जैसे बहुत बार ऐसा क्रिकेट में हुआ है, मैंने खुद ने देखा है कि बहुत सारे कोचेज़ बचपन में या मिड एज में बच्चों को सपोर्ट करते हैं, उनको घर पे रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, बड़ा करते हैं। जब वो प्लेयर बन जाते हैं तो फिर उनका नाम भी नहीं लेते हैं और उनको क्रेडिट भी नहीं देते और उनको कभी देखते भी नहीं। तो ऐसी स्टोरीज़ हम्म। लोग समझाते थे। बहुत सारे कोचेज़ मुंबई क्रिकेट में ऐसे हैं, जो पुराने प्लेयर्स की बताते थे कि किस तरीके से जब प्लेयर बड़ा हो गया, लाइक दिस। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मेरी स्टोरी ऐसी है कि मैं आया था गोरखपुर से 1995 में, और मेरे माँ-बाप ने जो भी मेरे उनसे बन पाया उन्होंने किया। और फिर एक ऐसा स्टेज आया कि मुझे इंजरी हो गई और ये चीज़ मैं अपने घर हम्म। पे नहीं बता पा रहा था, लेकिन मुझे खेलना था। क्योंकि अगर मैं हम्म। बताता तो मेरे घर वाले मुझे वापस बुला लेते। मुझे खेलना था, हम्म। तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और मैंने फिर मेरे दोस्तों से और जो भी लोगों, मैं भी ऐसे लोगों के पास जाता था, बोलता था मेरे मुझे हेल्प कर दो, अगर मैं खेलूँगा तो आगे जाके आप जो बोलोगे मैं करूँगा। तो मेरी भी स्ट्रगल स्टोरी ऐसी है कि मैं जिम में रहा, मैं फुटपाथ पे सोया, मैं डेयरी शॉप पे सोया, मैं पैदल हम्म। चलता था, मेरे पास खाने के पैसे नहीं होते थे। तो सिमिलर स्टोरी जब यशस्वी की थी तो मुझे हमेशा से लगा कि नहीं यार ये लड़का करेगा कुछ, और जो मैं जहाँ पे मैं नहीं पहुँच पाया, मैं ये ज़रूर पहुँचेगा। और इसीलिए पता नहीं मेरे को कभी डाउट नहीं हुआ, ना उसके ऊपर डाउट हुआ, ना अपने कोशिशों पे डाउट हुआ। और मैंने उसको हम्म। स्टार्ट में बोला था कि देखो हमको 10 साल मेहनत करना है,
और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अगर जहाँ पहुँचना होगा हम पहुँचेंगे। 10 इयर्स हम मेहनत करेंगे। और व्हेन आई गॉट अबाउट टू गॉट मैरिड 2014 के एंड में मेरी शादी हुई, तो मैंने मेरी वाइफ को बोला कि देखो मैं एक बच्चे को पाल रहा हूँ, लाइक हिज फादर, लाइक एल्डर ब्रदर, व्हाटएवर। मुझे चाहिए कि आप भी वही सपोर्ट करो। तो आई रियली थैंक्स टू माय वाइफ कि जिसने अलाउ किया, क्योंकि अगर वो अलाउ नहीं तो मैं उसको शायद नहीं रख पाता अपने साथ। क्योंकि मैं परमिशन दे सकता हूँ, बाकी जो बैकग्राउंड में काम होता है वो सारा वही करते हैं। तो ये एक पार्ट था कि घर पे रखना, एज अ फैमिली रखना, उसको हर त्योहार में कभी कभी मैंने उसको, हम लोग उसको फील नहीं होने देते थे कि वो किसी और का बच्चा है। जैसे मुझे अभी याद है कि गाइल शिल करके टूर्नामेंट था और उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था 2014 में था, जब वो नया नया आया था। तो मैंने MSSC, मुंबई स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, तो वो गाइल शिल का फाइनल चल रहा था, तो मैं गया था वहाँ पे। तो वहाँ के जो मेन ऑर्गेनाइजर थे, तो मैं उनको बोला कि सर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो बताओ। तो मैं वो बोले कि क्या हेल्प करोगे, मैं बताओ सर क्या करना है। तो बोले आप स्पॉन्सर कर दो कुछ प्राइस। तो एक्चुअली मुझे यशस्वी को हाईलाइट करना था उस टाइम पे, क्योंकि वो जस्ट नया ओके। नया था। तो मैंने बोला कि गाइल शील्ड के जितने प्राइज हैं सब मैं स्पॉन्सर करता हूँ। तो बिकॉज आई वाज अवेयर कि यशस्वी को कुछ मिलेगा, और मुझे मेरा एक प्लान था कि इसको कैसे प्लेटफॉर्म देना है, कैसे ऊपर जाना है। तो मैंने सारे जितने भी गाइल शील्ड और हैरी शील्ड के प्राइस सारे मैंने स्पॉन्सर किए। बट उसके साथ एक और इंसिडेंस हुआ कि मुझे थोड़ा ये लगा कि यार ये मेरे पास आया है तो लोग वो गरीब एंगल तो लोग देखने चाहिए। तो मैंने उसको कुछ पैसे दिए, बोला एक काम कर तेरा मैं गेस्ट भी था उस इवेंट में, तो मैं थोड़ा सा उसको पैसा दिया। मैं बोला एक काम कर, कुछ अपने लिए ना अच्छे कपड़े पहन खरीद ले। मैं चाहता हूँ कि हाँ। तू अच्छे कपड़े पहन के वो प्राइज ले। सॉरी। तो उसको मैंने बोला मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, मैं अपना शॉपिंग वॉपिंग करके मैंने कुछ अच्छे जीन्स और टी-शर्ट लिए, क्योंकि मैं नहीं क्योंकि मैं अभी उसको अपने पास रख चुका था, और मैं चाहता था कि वो लोगों के सामने अच्छा प्रेजेंट। तो वो कपड़े वपड़े अच्छे पहन के, जीन्स और टी-शर्ट पहन के आ गया। और फिर जैसे ही उसका नाम आया यशस्वी जायसवाल, वैसे ही वो अच्छे कपड़े पहन के जा रहा था स्टेज पे। घोर सर थे, नाम घोर थे जो ऑर्गेनाइजर। तो उन्होंने उसको रुका दिया, बोला तुम प्राइज नहीं ले सकते हो। तो मैं शॉक हो गया था, क्यों नहीं ले सकते हो। तो बोले तुमने व्हाइट्स पहन के नहीं आए हो, व्हाइट्स पहन के आना चाहिए था तुमको। अरे। हाँ। तो मैं हंसने लगा, बोला देखो मैंने उसको क्या अच्छे कपड़े खरीदने के लिए बोला, और ये यहाँ पे हो गया। उसका बहुत बार नाम हाँ। आ रहा था, लेकिन उसको ऊपर स्टेज पे प्राइज लेने नहीं दिया। तो यहाँ से स्टार्ट किया कि उसको आइडिया यही था कि वो फील ना करे कि वो अब अकेला है और उसके पीछे कोई है नहीं। तो इस तरीके से आज जो भी हमारे फेस्टिवल्स थे, दिवाली, दशहरा, और मेरे वो गाँव जहाँ जहाँ मैं जाता था सब जगह मेरे साथ ही रहता था। और ड्यूरिंग 9 years वी डिड नॉट मेक हिम फील कि वो किसी और का बच्चा है या किसी और का लड़का है या हमारा नहीं है। हमने उस तरह का उसको माहौल दिया। ये बहुत इंस्पायरिंग भी है और बहुत मतलब कहते हैं ना कि दिल को छू जाने वाली भी कहानी आपने बताई। डेब्यू हुआ वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उस मैच में भी 170 ऑड रन की पारी थी। उस बारे में भी कुछ बातचीत हुई होगी और जो आपने बताया कि डोमेस्टिक में या फिर जो निचले लेवल से जो रन बना के आ रहे थे यशस्वी जायसवाल, वो भूख कहीं ना कहीं वहीं से झलक रही थी रनों की। यस, मैंने मतलब मैंने बताया वो वेस्ट इंडीज में उसने 100 बनाया था। उसके पहले भी मैंने उसको, हालांकि अब मैं ज़्यादा बात नहीं करता बिकॉज काफ़ी वहाँ पे वो कोचेज उसके पास होंगे, राहुल द्रविड़ है वहाँ पे, रोहित शर्मा है। यस। ज़्यादा इनपुट्स नहीं देता हूँ, क्योंकि जो मुझे करना था मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब उसके ऊपर है कि वहाँ जाके वो कैसा करता है। तो मैं बोलता रहता हूँ कुछ ना कुछ ज़रूर, कि उसको मोटिवेट करते रहता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है थोड़ा बहुत करना। तो यही है कि लाइक अभी वो वहाँ पे पहुँच गया है। अब मैं चाहूँगा कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई खेले, और यस जब भी वो रन बनाता है ज़रूर हाँ हमको खुशी महसूस होती है। मन में थोड़ा सा मतलब दुख दुख भी होता होगा कि यार संभल के रुक जा, क्योंकि ओल्ड स्कूल जो क्रिकेट होती है उस जमाने से अब वो निकल के आ गए, अब वो जैज बॉल में आ चुके हैं। इंडिया में तो हम लोग यही बोलेंगे बैस बॉल छोड़ो भाई, जैज बॉल ही है। थोड़ा सा कभी होता होगा जब वो 194 पर कभी छक्का मारने के ट्राई करते हैं, कभी 99 पर आकर थोड़ा सा फैसिनेटिंग शॉट ट्राई करने का।
आजकल का क्रिकेट अलग है। मैं खुद ही आजकल के लड़कों को सिखाता हूँ कि आज की क्रिकेट में हाँ, आप खड़े रहोगे और अगर रन नहीं बनाओगे तो आपने एक बैट्समैन को आउट करा दिया। क्योंकि सही अगर बात है। आप 25 बॉल डॉट खेल गए और आपके रन नहीं बने और आप पे प्रेशर है, तो जरूर टीम के लिए आप एक एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। तो मैं तो हम्म, सबको यही बोलता हूँ कि अटैकिंग क्रिकेट खेलो। लेकिन अटैकिंग क्रिकेट का मतलब ये नहीं होता है कि आप ओवर रिस्क क्रिकेट खेलो। आप अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स बिल्कुल। खेलो, आउट करो, कट शॉट खेलो। मतलब अगर आप क्रिकेटिंग शॉट डेवलप करके अगर बॉलर को डोमिनेट कर सकते हो तो व्हाई नॉट। क्योंकि आज आज का जो क्रिकेट है वो ये नहीं है कि आप अगर आप 18 90s और 20 का क्रिकेट देखेंगे तो 40-50 का स्ट्राइक रेट, 30 का स्ट्राइक रेट होता था। आज 60 के आसपास का स्ट्राइक रेट आ चुका है। और आज हम्म, का दौर ये है कि आपको स्ट्रोक खेलना है। अभी वो जमाना बिल्कुल। गया कि एक एक दिन खेलते थे। अभी ये है कि विकेट पे जाओ, रन बनाओ, जस्ट हैव अ इंटेंट टू स्कोर रन्स। मुझे लगता है बिल्कुल। इसी खेलना चाहिए और वैसे ही क्रिकेटर आजकल सक्सेसफुल हुए जो थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट। बट अगेन, अटैकिंग क्रिकेट का मतलब है अच्छे स्किल के साथ अटैक करना। हम्म। आपने अभी देखा सरफराज ने भी डेब्यू किया इस मैच में, और पहले इनिंग में भी 62 रन की पारी खेली, इस इनिंग में भी 68 की पारी खेली। यशस्वी जायसवाल भी बहुत सारा रणजी ट्रॉफीज खेल के आया, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आया। ध्रुव जुरैल ने अच्छा किया फर्स्ट इनिंग में। कहीं ना कहीं ये रणजी ट्रॉफी या फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के खिलाड़ियों के लिए, जो कई खिलाड़ी आज थोड़ा सा मतलब उसको दूर रख रहे हैं। मुझे लगता है बिल्कुल, अगर आप 4 डे मैच खेल रहे हो तो ज़रूर आपके स्किल का टेस्ट है। क्योंकि हम्म, T20 क्रिकेट फास्ट क्रिकेट है। आप एक जोन में निकल जाते हो, एक एक हवा के साथ आप अपना गेम निकाल लेते हो। लेकिन डेज हम्म, मैच आपको सिखाता है कि एक बार फेल हुए तो दूसरा मौका है। और कभी कभी बॉलर टॉप पे रहेगा तो उसको रिस्पेक्ट देना है। और जब आपको लगता है कि नहीं अब मेरा टाइम आ गया, आपको रन बनाना है। तो मुझे लगता है हम्म, डेज क्रिकेट यानी टेस्ट क्रिकेट ही असली क्रिकेट है। बिल्कुल। और आप देखेंगे जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं सब रणजी ट्रॉफी खेल के आए हैं। ऐसा कोई नहीं है बिल्कुल। कि जो ट्रॉफी खेला नहीं है और इंडिया के लिए खेल रहा है। सब लोग को एंड हम्म, ऑफ द डे क्रिकेट या रणजी ट्रॉफी खेलना पड़ता है। वहीं से आपको आपका टेम्परामेंट बिल्ड होता है। तो मुझे लगता है ये रणजी ट्रॉफी क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई एम वेरी हैप्पी फॉर सरफराज की जो इस साल आईपीएल पिक नहीं हुए हैं। अगर आप देखेंगे और आईपीएल में ज्यादा मैच उनको खेलने को नहीं मिलता, लेकिन उनका जो मोटिवेशन था इंडिया के लिए खेलने के लिए वो बड़ा बिल्कुल। हमेशा हाई था। और उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूर उन्होंने बहुत सब्र किया। क्योंकि मुझे याद है कि बिल्कुल। 2019 से मुंबई के लिए खेल रहे हैं और आज 2024 में उनको इंडिया के लिए मौका मिला है। बिल्कुल। यस, आई थिंक डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जो अच्छा करते हैं उनको रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन ज़रूरी है कि आप इंतज़ार भी करें। और हाँ, आईपीएल तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके स्किल का टेस्ट होता है। अगर हम आईपीएल से कंपेयर करें तो वहाँ पे प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हो। तो मुझे लगता है दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। रणजी ट्रॉफी भी सही है, आईपीएल भी सही है। डिपेंड कर, बट एंड ऑफ द डे एज अ प्लेयर आपको परफॉर्म करना है, दैट्स इट। सही बात है। कुछ एक नसीहत अगर आप यशस्वी को अभी देना चाहते हैं कि बच्चे ये थोड़ा संभाल ले, और एक ये चीज है जो इसको कंसिस्टेंटली अपने साथ चलते रहने दे। नहीं, आई थिंक मैंने बताया कि वो हर जगह पे परफॉर्म कर रहा है। तो जब प्लेयर हम्म, रन बना रहा है और जिस तरीके से रन बना रहा है, मुझे लगता है वो चेंज नहीं करना। मुझे लगता है जो विनिंग फार्मूला है जिससे आपका परफॉर्मेंस हो रहा है वो हमेशा हम्म, कैरी ऑन करना चाहिए। और इतना रन बनाना चाहिए कि कभी अगर बुरा दौर भी आए तो आप उस दौर से निकल जाओ। मुझे लगता है बिल्कुल। सब ठीक है, जस्ट कंसिस्टेंट रहना है। एक दो तीन अच्छे परफॉर्मेंस के बाद आपको रिलैक्स नहीं होना है। हर मैच के बाद, हर हर बॉल के बाद आपको फोकस करना है कि आप हर बॉल को और हर मैच को उसी तरीके से खेलो जैसे आपने पहले खेला है। हम्म। सर, एक जो चीज आपने कही थी कि बीच में जब आप जवाब दे रहे थे कि बहुत ज्यादा लो इन कॉन्फिडेंस थे यशस्वी जायसवाल, जब वो शुरुआत में उन्होंने शुरू किया एंड ऑल, वो मेंटल किस तरीके से उन्होंने खुद को एडजस्ट किया, आपने किस तरीके से मदद की, और आजकल के खिलाड़ियों को भी अगर आप कुछ नसीहत देना चाहे कि मेंटली आपको किस तरीके से स्ट्रांग होना है फॉर द बिग गेम। देखिए, सबसे ज़रूरी है अपने पे भरोसा रखना। अगर आप हम्म, कुछ भी करना चाहते हो, चाहे आप क्रिकेट खेलो या कुछ भी करो, सबसे पहली चीज़ है ना, ट्रस्ट ऑन यू। अगर आप हाँ, अपने पे भरोसा करोगे, तभी आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि अगर आपको अपने पे भरोसा नहीं है, तो दुनिया आपके ऊपर कैसे भरोसा करेगी, है ना? हम्म, तो पहले तो हमें सही खुद पे बात। ट्रस्ट चाहिए। तो मैं उसको घंटों काउंसलिंग करता था। हम लोग रात को 2-2 3-3 घंटा बात करते थे। उसको मैं अपनी स्टोरी बताता था। बहुत सारे क्रिकेटर्स
की स्टोरी बताता था, मैं ज़्यादातर उसको फेलियर स्टोरी बताता था कि देखो ये इतना आगे जा सकते नहीं जा पाए। ये बताता था, लोगों की बहुत सारी बातें उसको बताता था और उसको सपोर्ट देता था कि नहीं तुम भी कर सकते हो। और मैं उसको बार-बार बोलता था कि देख मैंने तुझे अपने साथ इसके लिए रखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ वो तू हासिल करे जो मैं करना चाहता हूँ। तो सही बात। उसने भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखा और बेसिकली मैं उसको हमेशा बोलता था कि देखो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके पास हौसला है, आपके हाँ, पास मेहनत की एबिलिटी है, आपके पास अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आप ज़रूर जीत सकते हो। और मैं कभी भी उसको नहीं बोलता था कि ये करना है, मैं उसको बोलता था अपना 100% दो, अपने प्रोसेस को हुँ, फॉलो करो और इतनी मेहनत करो कि सफलता आपकी आदत बन जाए। ये मेरा लाइन भी है। बिल्कुल। इतने अच्छे बनो कि सफलता आपकी आदत बन जाए। आपको सफलता हुँ, के पीछे भागना है, आपको किसी चीज़ के बिल्कुल। पीछे भागना है। आप अपने आप को काबिल बनाओ, हर दिन 1-1% अपने आप को डेवलप करो। एक दिन आप ऐसे बन जाओगे कि आपको कोई रुका नहीं पाएगा। तो ये सारी चीज़ सही बात है। मेरे साथ जो हुई, उसकी वजह से मुझे लगता है वो काफ़ी मेंटली अच्छा हो गया। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका वक़्त देने के लिए और उम्मीद मैं यही करता हूँ कि जिस तरीके से अब ये कारवां चल पड़ा यशस्वी जायसवाल का, ये बहुत अच्छे तरीके से आगे भी बढ़े और कभी इसमें रुकावट ना आए। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।